हम लोग पढ़ रहे थे स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? तना। तना को अभी बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ क्या बोलते हैं कि तना के सहारे ही क्या होता है कि वृक्ष खड़े होते हैं। अगर तना नहीं है तो वृक्ष खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तना के सहारे ही वृक्ष खड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेम। जैसे ये जमीन वाला भाग है, नीचे जमीन है, हाँ, इसके नीचे जड़ होता है, नीचे जड़ है, और ऊपर जो है क्या है, ये मोटी वाला है, मतलब किसका है? एक केतारी जिसको बोलते हो, एक एक। हाँ, गन्ना। गन्ना बोलते हैं ना केतारी को ही। ये गन्ना है। गन्ना में क्या होता है कि ये गांठ होता है, एक ये गांठ होता है। जो गांठ होता है ना, उसको बोलते हैं पर्व संधि, अंग्रेजी में नोट। गांठ, गांठ होता है, नीचे भी गांठ है, दो गांठ के बीच को बोलते हैं पर्व, उसको बोलते हैं इंटर नोड। दो दो पर्व संधि, पर्व संधि नोड, दो नोड के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? पर्व इंटर नोड बोलते हैं। एक इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, दूब घास में भी देखने के लिए अधिकतर मिलेंगे, मक्का में मिलेंगे देखने के लिए। इस तरह मक्का में, दूब घास में भी देखा, दूब मतलब वो दुबड़ी घास को दूब घास बोलते हैं, उसमें भी देखने के लिए मिलता है ना। इसी तरह इस तरह गांठ होता है। गांठ को क्या बोलते हैं? पर्व संधि। लिखो क्या होता है गांठ। गांठ को क्या बोलते हैं? पर्व संधि। दो गांठ के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? पर्व, अंग्रेजी में इंटरनोड। संधि क्या है? ये देखो संधि है, कहीं भी जोड़ होता है, जैसे ये कलाई में जोड़ के रखा है, इस कलाई को इस वाला भाग से जोड़ के रखा है, तो यहाँ पे क्या है? संधि है। अंगूठा में जहाँ पे भी घूम रहा है, जहाँ पे भी घूम रहा है ना, वहाँ पे क्या है? संधि है। वीडियो रुक जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये है गन्ना, देख लो, दिखाई पड़ रहे हैं। ये गांठ है, ये वाला गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है। गांठ को पर्व बोलते हैं, पर्व संधि, और बीच वाला भाग को पर्व बोलते हैं। पर्व को इंटरनॉट, पर्व को इंटरनॉड, और पर्व संधि को नॉड। गांठ को पर्व संधि भी बोलते हैं। कहते हैं दो गिलास लीजिए, दो गिलास ले लीजिए, हाँ, इस तरह करके दो गिलास ले लीजिए, एक गिलास और ले लीजिए, एक गिलास और लीजिए, इसमें भी एक पौधे डाल दीजिए, और इसमें भी एक पौधा डाल दीजिए, ठीक है ना। एक में कैसा रंग है? एक में नीला रंग है, और एक में हरा रंग है, हरा रंग है। एक में नीला है, एक में हरा रंग का स्याही है। हाँ, एक ब्लेड तथा सफ़ेद फूल वाला पौधा है। ये वाला सफ़ेद फूल वाला पौधा है। ये वाला कौन सा फूल है? सफ़ेद फूल। और ये वाला जो है फूल, लाल वाला फूल है। सफ़ेद क्रियाकलाप कीजिए, कहता है सफ़ेद फूल वाली एक शाखा लीजिए और हाँ, उसे एक गिलास में रखिए तथा लाल स्याही के कुछ बूंदे डालिए। सफ़ेद वाला में कहते हैं एक में लाल स्याही डाल दीजिए, एक में तो नीला है, एक में लाल स्याही डाल दीजिए। अब दूसरी शाखा की लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दो भागों में काट दीजिए। अनुदिश का मतलब समझते हो? अनुदिश का मतलब जो आगे जा रहा है उसको बोलते हैं अनुदिश। हाँ, और कह रहे हैं कि इसको काट दीजिए, आधे भाग को यहाँ से निकाल के इसको काट दीजिए। जिससे ये परीक्षण किया गया है, इसी को बोल रहे हैं। दूसरे गिलास में चित्रानुसार नीली स्याही की कुछ बूंदे डालिए, और कुछ बूंदे नीली स्याही, इसमें नीला वाला डाल दिए हैं।
कुछ देर बाद इसे बाहर निकालिए। अब इसकी शाखाएं को छीलिए। देखो ये बाहर निकाल के छीला है। क्या समस्या, देखो दिखाई पड़ रहे होंगे, बाहर निकाल के छिला है ये, यहाँ से अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं। रंगीन जल से ऊपर चढ़ता है। मतलब इसको निकाल के और इसको अगर छीलेंगे, इसको छीलेंगे तो ये देखना, ये रंगीन वाला भाग दिखेगा, ये रंगीन दिखेगा, यानी कि जल ऊपर चढ़ रहा है। ये क्यों, कैसे चढ़ रहा है, ये वही चीज़ बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये संवहन के द्वारा चढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं, संवहन, समन स्वर वहन, इस संवहन क्रिया द्वारा चढ़ते हैं। यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सफ़ेद था, उसमें कुछ नीले रंग डाल दिए, लाल डाल दिए, उस तना को निकाल करके बाहर करके उसको काट के उसके ऊपरी भाग को हटाएं तो उसमें देखते हैं जिस रंग का डाले थे उस रंग का हो गया, नीला था तो नीला हो गया, लाल था तो लाल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, तो उसमें एक संवहन क्रिया होता है। संवहन के द्वारा ही जो है पौधों के भागों में जल पहुँचते हैं, इसी को बताने के लिए कह रहे हैं। ये शाखाएं पर दिखाई देने वाले लाल तथा स्याही रंग तने को संवहन दर्शाता है। ठीक है ना, वही संवहन दर्शा रहे हैं। तने के कार्य होते हैं जल तथा तने का कार्य, ये तना है ना, ये तना ही है, तो तना का कार्य, ये तना ही पढ़ रहे हैं। तना का कार्य क्या है कि जल का संवहन करते हैं, यही जल को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, उसी को संवहन कहते हैं। लाल तथा नीले स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। मतलब जो धरती में खनिज होते हैं उसको भी तो खाना चाहिए ना, जैसे आप लोग खाद उद डालते हैं, खेत में डालते हैं ना खाद, उसको खनिज बोलते हैं, और नहीं भी डालते तो उसमें भी खनिज रहते हैं। तो वो संवहन के द्वारा ही ऊपर चले जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। पोषण पढ़ाए थे, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको क्या होते हैं, वो पोषण होते हैं। जैसे दाल चावल खाते थे तो वो क्या है, पोषण है। सब्जी खाते हैं वो क्या है, पोषण है। इसी तरह इसका भी खनिज लवण क्या है, पोषण है। तो संवहन विधि के द्वारा ही ये तना के विभिन्न भाग और शाखाओं में जो जाते हैं उसी को बोलते हैं पोषण। अब पढ़ते हैं पत्ती। पत्ती, प आधा त दीर्घी का पत्ती, LEAF, लीप मतलब क्या होता है, पत्ती। कोई भी एक पत्ती बना लेते हैं, कोई भी एक पत्ती बना लेते हैं। ये हो गया पत्ती। ये इस तरह करके, इस तरह होती है ना, इस तरह, इस तरह ये पत्ती है। देखो यहाँ पे पत्ती बना के दिखाए हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये पत्ती है। और यहाँ से ये बड़ा भाग निकले हुए हैं, ये तना है, ये तना है। एक पत्ती को सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। मतलब आप कहीं भी एक पत्ती को कागज के ऊपर ऐसे रख देते हो, मान लो यही कागज है, ये कागज है, इसको रख के और इसको दबा दो, इसके अंदर रख के कागज के अंदर इसको दबा दो पत्ती को, तो वो पत्ती देखना कुछ दिन के बाद सूख जाते हैं, और पत्ती पे जहाँ पे इसको दबाए हैं वहाँ पे पत्ती में जो है कागज के ऊपर पत्ती का रूप ले लेता है, पत्ती का छाप ले लेता है। ठीक है ना। क्या आप कुछ रेखाएं छपी दिखाई देता है, और उस पत्ती पे देखना इस तरह करके जो है कागज के ऊपर रेखाएं दिखाई पड़ते हैं, इस तरह रेखाएं, इस तरह ये मोटा वाला रेखाएं हैं, इस तरह भी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं। हाँ, इसको और अंत वाला भाग को बोलेंगे शीर्ष, सदीर्घी का स्वपरे शीर्ष,
अंतर्लोल भाग को क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। और जहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से निकला शाखा से, ये क्या है? ये तना है, ये तना है। तो तना से जहाँ से निकलता है पत्ती, उसको बोलते हैं पर्णधार, उसको बोलते हैं पर्णधार। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्जिल, AXIL, एक्जिल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं एक्जिल। और पर्णाधार, और यहाँ से यहाँ वाला भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पर्णवृत्त। पर्णवृत्त अंग्रेजी में बोलते हैं PETOIOLE, पोर्टिल बोलते हैं, पोर्टिल, PETIOLE, पाइटिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पर्णवृत्त। यहाँ से पर्णाधार और पत्ती के बीच के भाग को बोलते हैं पर्णवृत्त। इसको बोलते हैं मध्य शिरा। इस वाला भाग को, बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? मध्य शिरा। और ये छोटी छोटी जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं शिरा। और अंग्रेजी में VEN, वैन, VEIN, वैन। अंग्रेजी में मिड्रिट बोलते हैं इसको, मध्य को MIDRIB, मिड्रिप बोलते हैं। जो बीच वाला भाग है मध्य शिरा, उसको मिड्रिप बोलेंगे, ठीक है ना। और जो बचे हुए ये सब भाग दिखाई पड़ रहे होंगे ना, ये वाला भाग जो दिखाई पड़ रहे हैं बचे हुए, इसको बोलते हैं पर्णफलक। फलक, BLADE, ब्लेड बोलते हैं इसको। पर्णफलक को क्या बोलते हैं? ब्लेड। फलक क्या है? जब हम लोग मैथ पढ़ रहे थे तो ये इस तरह करके कुछ बनाए थे, क्यूब इस तरह बनाए थे ना, क्यूब, घन, इस तरह करके घन बनाए थे, इस तरह घन बनाए थे। ये क्या है? घन है, घन, CUBE, क्यूब। तो घन में 6 सतह होते हैं। जैसे आप लूडो गोटी खेलते हो, तो लूडो गोटी में देखना 6 सतह होते हैं। किसी में पहले में 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3, 4, 5, फिर 6 आ जाता है तो सबसे अधिक हो जाता है। तो 6 फलक होते हैं। तो इसी तरह इस वाला भाग को फलक, समतल वाला भाग को फलक बोलते हैं। तो पत्ती का भी समतल वाला भाग को क्या बोलेंगे? फलक बोलते हैं। पर्णफलक, अंग्रेजी में BLADE, ब्लेड। इसमें 6 फलक होते हैं ना, क्या पढ़ाए थे? 6 फलक, फलक, 6 फलक पढ़ाए थे। घन में, क्यूब में, और घनाभ में, क्यूबाइड में। इसमें CUBEID, क्यूबाइड में भी कितना पढ़ाए थे? 6 पढ़ाए थे। घन में क्या है कि घन, एक प्रत्येक घन का है एक वर्ग होता है। और वर्ग क्या होता है कि सभी भुजा जिसका बराबर होता है ना, उसी को वर्ग बोलते हैं। जैसे इसका मान अगर 4 रखेंगे, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, ये चारों क्या है? 4 भुजा है। इसका एक घर बनाते हो तो उसमें 4 दीवार होता है ना, तो ये 4 दीवारें मान लो, इसी को बोलते हैं भुजा। हम फलक पढ़ाने के लिए इसको समझा दिए। तो फलक पढ़ते हैं तो समतल भाग को ही तो फलक बोलते हैं। तो इसका ये समतल भाग को क्या बोलेंगे? पर्णफलक बोलेंगे, ब्लेड बोलेंगे। हम पैर पढ़ा रहे हैं, पैर पे ध्यान देंगे, फिर से समझो। अब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। क्या यह छाप पत्ती की तरह है? मतलब जो कागज को के ऊपर दबा के रखे थे, पत्ती की तरह है? बिल्कुल है। आइए पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं, यही चीज को। हाँ, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं, वो पर्णधार एक्जिल कहलाते हैं। मतलब यह तना है ना, तो तना से जहाँ से पहले निकलते हैं उसी को एक्जिल बोलते हैं। अब रात है, क्लासें ये नाइट में है, तो इसलिए हम पेड़ को तो काट के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं। अगर दिन रहता तो हम काट के लाते कुछ तने का भाग और आपको दिखाते, ठीक है ना। एक्जिल कहते हैं जहाँ से निकलती हैं तना से। फिर से मैं कई बार रिपीट कर रहे हूँ इस चीज़ों को। तना से निकलते हैं उसको एक्जिल कहते हैं, पर्णधार कहते हैं। पत्ती के चपटे भाग को पर्णफलक कहते हैं। देखो, ब्लेड कहते हैं चपटे भाग को।
पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच डंडानुमा भाग को पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त कहते हैं। अच्छा, ये पर्णधार और पर्णफलक, मतलब ये चपटा भाग जो था ये क्या था, पर्णफलक है। तो पर्णफलक और पर्णधार के बीच को पर्णवृत्त कहते हैं, पेटिल्स कहते हैं। ठीक है। पत्ती में रेखाएं संरचनाओं को शिरा व्यंज कहते हैं। ये जो रेखाएं दिख रखा है इसको शिरा कहते हैं, शिरा। जैसे हमारे शरीर में देखना, इस सब में जहाँ भी नसें हैं जिसको नस कहते हैं वो लोग ठेठी भाषा में, शिरा कहते हो। जैसे ब्लड जाते हैं इधर उधर उसको शिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देते हैं, उसे मध्य शिरा मिडरिट कहते हैं। मतलब ये बला मोटा है ना, ये मोटा, ये इसी को मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है, मिडरिट कहते हैं, लिखे हुए हैं ये मिडरिट कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। मतलब ये बहुत सारा सा है ना, ये बहुत सा है ये, मतलब शिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को लिख सकते हैं, यह जगह कम है। ये शिरा है, शिरा है, तो शिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है ना। घास की पत्तियों में शाखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। हाँ, ऐसी शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, पैरेलल वेनिसेंस कहते हैं। देखो घास में जो है इस तरह शिरा विन्यास बहुत होते हैं, समानांतर होते हैं। घास में शिरा विन्यास कैसे होते हैं, शिरा विन्यास समानांतर होते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिस तरह ये मान लो कि घास की पत्ती है, ये लंबी सी एक घास की पत्ती है, ये एक शिरा हो गया, ये एक शिरा हो गया, दूसरी शिरा इसी तरह होता है, फिर एक शिरा इस तरह है, फिर एक शिरा इस तरह है। इसी को शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये ज़्यादा किस में मिलेगा, तो घास में देखने के लिए मिलती है। देखो यहाँ पे दिखाए अगर पढ़ रहे हैं तो ये घास है। समानांतर शिरा विन्यास को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, PARALLEL, पैरेलल वेनिसेशन, पैरेलल वेनिसेशन। पैरेलल मतलब क्या होता है, समानांतर। समानांतर जैसे यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ पे कुछ है तो इसके समानांतर नीचे भी कुछ होंगे। हाँ, इसके समानांतर नीचे भी होंगे, फिर इसके समानांतर नीचे भी होंगे। इस तरह समानांतर मतलब नीचे एक दूसरे के समान अंतर, मतलब क्या होता है, समान अंतर मतलब समान अंतर। इसके बीच में जितना अंतर है इसके बीच में भी उतना अंतर होगा, इतने बीच में इतना अंतर होगा, इसी को समान अंतर बोलते हैं। ये पत्ती है, पत्ती के कार्य भी होते हैं, पत्ती के कार्य होते हैं। पत्ती क्या करते हैं कार्य, जैसे वाष्पोत्सर्जन पत्ती ही तो करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, जैसे जल को क्या करते हैं, वाष्प कर देते हैं, ज़्यादा जल हो जाता है तो उसको वाष्प कर देते हैं,
नीचे टपकते हैं ना, ठंडे समय में या गर्मी समय में देखना कि पेड़ पौधे के नीचे पानी पानी जैसा दिखाई, गिलास ऐसा दिखाई पड़ते हैं। तो पेड़ पौधा क्या करता है, पत्ती वाष्प करके नीचे पानी छोड़ देते हैं। और पत्ती क्या करता है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं। यही पत्ती के कार्य हैं। अब पढ़ लेते हैं, समझा तो पहले भी दिए। कहता है कोई शाक यानी पौधा पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा, ये क्या है, ये देखो कुछ शाक पौधे हैं और इसको पारदर्शी मतलब पहले भी बता चुके हैं कि जिससे दिखाई पड़े उसी को पारदर्शी कहते हैं। और उसको रख दिया, उसको ढक दिया, उसको बांध दिया। बांधने के बाद देखना कि किस पॉलीथीन में जो है पानी दिखाई पड़ेगा। कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद भी दिखना कि पॉलीथीन में पानी जैसे दिखाई पड़ने लगता है। जो वो पानी के बूंद वो कहाँ से आया, तो वही वाष्प के जो है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा आया। वो पानी जो आया उसमें कहाँ से आया, तो उसी को बोलते हैं पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। पत्ती से क्या होता है, यही पत्ती है ना, नीचे भी एक पत्ती बना लें। हाँ। इससे जल वाष्पन होते हैं, जल वाष्प होते हैं, जल वाष्प होते हैं। और यही जल वाष्प क्या हो गया, उस पॉलीथीन में आकर के कुछ जमा इस तरह बूंदे के आकार में हो गया। हाँ, और ये छोड़ देता है, तब ये जब छोड़ देता है इसी को बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन मतलब जो चीज़ छोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको TRANS, ट्रांस, PIRATION, ट्रांसपैरेशंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, TRANS, ट्रांस, TRANS, ट्रांस, तोड़ के पढ़ेंगे, PIRATION, ट्रांसपैरेशंस। देखो एक्शन, ACTION, एक्शन मतलब होता है कार्य। पत्ती के कुछ और भी कार्य हैं, जैसे बोले थे अभी भी। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़े मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त कर देते हैं। और पत्ती क्या करते हैं, वाष्पीय उत्सर्जन द्वारा जल वायुमंडल में क्या कर देते हैं, विमुक्त कर देते हैं, मतलब वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये वाला मिटा दे, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी मतलब पढ़ाए थे धरती। पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन एकमात्र स्रोत है। हाँ, हरे पेड़ पौधे हैं, एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं सभी जीवधारियों के लिए। हाँ, भोजन क्या है, एकमात्र स्रोत है हरे पेड़ पौधे।
पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो क्या कह रही है सर, रामबाण कहानी। ये कह रहे हैं कि पत्ती को कहाँ से मिलते हैं, तो जड़ मिलते हैं, और जड़ जो मिलते हैं वो जड़ से क्या मिलता है, इसको पानी वगैरह मिल जाते हैं। पत्ती को पेड़ पौधा को पानी कहाँ से मिलता है, और खनिज लवण तो जड़ से मिलते हैं। और वायुमंडल से इसको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। वायुमंडल से इसको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और धरती से क्या मिलते हैं, जड़, CO2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये क्या है, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधा को धरती से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं, इसको वायुमंडल से। ठीक है ना, इसको लिख लेना। CO2 लिखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O लिखे हैं जल। ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश। और पत्ती के ऊपर क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है। जितना भी हरा पत्ती है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है। और ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पे मंड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, और ऑक्सीजन विमुक्त कर देते हैं। मंड विमुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन मंड, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन, O2 से ऑक्सीजन। मंड को क्या बोलते थे, स्टार्च, STARCH, स्टार। इसी मंड को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मंड को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो वायुमंडल से क्या लिया पेड़ पौधा, वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और जल कहाँ से लिया, धरती से। सूर्य का प्रकाश आया, पत्ती के ऊपर क्या है, क्लोरोफिल है, उसके पत्ती के ऊपर क्लोरोफिल है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आया, और ये सब मिला, क्या बना, ये मंड, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। यही उसका पेड़ पौधा का खाना है। पत्ती को ही रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि खाना उसने वही बनाया। पेड़ पौधा स्वयं पोषी है, खुद खाना बनाता है, खुद खा लेता है। ठीक है ना। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, ये है क्रियाकलाप में कुछ कहता है, एक बीकर लीजिए, उसमें पानी डालिए, कोई जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला को बीकर की पेंदी में रखिए। हाइड्रिला को बीकर के पेंदी में, कोई बीकर है इस तरह करके, कोई बीकर है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी है इसमें। ये पानी है यहाँ तक, और ये क्या है, ऑक्सीजन है।
ओ से होता है ऑक्सीजन, ये पानी में कुछ बुलबुला भाग निकलते हैं इस तरह, ये पानी में बुलबुला निकलते हैं, वो क्या है, बुलबुला ऑक्सीजन है। जो पानी में बुलबुला निकलते हैं, बुलबुला निकलते हैं, वो भी क्या है, ऑक्सीजन है। पढ़ लेते हैं इसको। एक पौधा है, इसमें इसके अंदर एक कुछ पौधा है, यहाँ पे ये छोटा सा पौधा है, दिखाई इतना छोटा पौधा बनेगा। हाँ चलिए पौधा बना दिए, वो है हाइड्रा पौधा, हाइड्रिला। कीप को उठाकर उलट कर, ये उलट कर कीप को रख दिए हैं, उस पर रख दीजिए। अब पानी से भरे परखनीले को इस प्रकार रखिए कि उसमें हवा प्रवेश ना कर सके, मतलब इसको इस तरह रखे हैं इसमें हवा प्रवेश ना करे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त होती है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, फिर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमुक्त कर देते हैं। पूरा उपकरण धूप में रख दीजिए, इसको कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे। हम देखते हैं कि जलीय पौधों में गैस के बुलबुले पर परखनली के ऊपरी हिस्सा में जमा हो रहा है, और जो बुलबुला था यहाँ पे आकर के क्या होता है, जमा हो जाता है। जो जमा हो जाता है वही ऑक्सीजन है। परखनली पानी तल नीचे की ओर खिसक रहा है, मतलब जितना ऑक्सीजन था धूप में रख दिए इसको, तो जितना ऑक्सीजन था वो ऊपर जा रहा है और पानी का तल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मतलब जो जगह ऑक्सीजन ने लिया था वो जगह ऊपर खा जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये पहले भी पढ़ाए थे कि वायु स्थान घेरती है, तो वायु में ऑक्सीजन है ना, स्थान में भी घेरी है। अंगूठे गैस से भरी हुई परखनली के मुंह को अंगूठे से बंद कर दीजिए, मतलब इसको बंद कर देंगे अंगूठा से। जलती हुई तीली या अगरबत्ती को परखनली के पास लाइए और परखनली के मुंह का खोलिए। आप देखेंगे कि तीली या अगरबत्ती की लय तेज हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि परखनली में ऑक्सीजन गैस है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनती है। मतलब ये रामबाण कहानी यही है कि ये पानी है, कोई परखनली है, इसको पानी भर दिए, इसमें कोई पौधा है और उसको पौधा को भी एक जो है उसको ढक देते हैं, कोई परखनली छोटी से उसको दबा देते हैं और इसको धूप में रखते हैं। जैसे जैसे ये गर्म होंगे ना, तैसे तैसे इसको पत्ती को प्रकाश संश्लेषण मिल रहा है। मिलने के बाद क्या है कि जो ऑक्सीजन वाला भाग है वो छोड़ रही है, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं पत्ती, तो पानी के नीचे स्तर आएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे खाली जगह मिलेंगे। इसको दबा देते हैं ऑक्सीजन, इसको कोई चीज़ से दबा देते हैं। तो जैसे दबा दिए तो जो बंद हो गया। कोई भी चीज़ को जलाते हैं, तीली वगैरह या मोमबत्ती वगैरह को, इसको पास लगे उसको छोड़ देना, देखना कि वो बहुत तेज से जलने लगेंगे। तो सोचना कि क्या कर रहे हैं, ये पौधा हमें ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी से, इसीलिए वहाँ से तेज जलने लगे। क्योंकि हमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलते हैं। इतनी बातें समझ गए। अब पत्ती का परीक्षण कैसे बताए थे, कहता है पत्ती का परीक्षण। पौधे युक्त एक गमला के 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। मतलब पौधा भर लो किसी गमला में और उसको अंधेरे कमरे में रख दो, ठीक है ना। पौधा की पत्ती के आंशिक भाग में दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए और पौधा को कहीं भी रख के, कोई गमला है, मान लो ये गमला है, ये कोई गमला है, ठीक है ना, इसमें कुछ पौधा उधा लगा दिए हैं, कुछ पौधा लगा दिए हैं, हाँ ये पौधा लगा दिए हैं, इसको कहीं अंधेरे में रख दिए हैं, ठीक है ना, अंधेरे में रख दिए हैं। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए और इसको काले कागज से इसको ढक दीजिए पौधे की पत्ती को। मतलब इस पौधा का पत्ती निकाल के बाहर में इस तरह के, और इसको काले भाग से इसको ढक देंगे, 2 पत्ती निकाल करके इसको काले पत्ती को इस तरह ढक देंगे।
अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और इसको पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर जो है मंड का परीक्षण कीजिए। मतलब अगर वो काला भाग जो है हो जाता है, काला या नीला रंग या नीला या बैंगनी हो जाता है, तो उसमें क्या है, मंड है। उसमें मंड को ही क्या बोलते थे, स्टार्च बोलते थे। मंड का परीक्षण स्वयं कीजिए। मतलब जो नीला हो जाए, जो भाग नीला हो जाए तो उसमें मंड है, मंड को ही स्टार बोलते हैं। या बैंगनी रंग का हो जाए, अगर ये नीला या बैंगनी रंग का हो जाए तो इसमें क्या है, मंड है। मंड को ही क्या बोलते हैं, स्टार्च, STARCH, स्टार्च। और स्टार्च को एक कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। नहीं मक्का, चना, सेम के बीज तक कपड़ा, कांच की कटोरी या मिट्टी के छोटे गमले तथा जल। अच्छा, ये वाला बता रहे हैं, छोटे गमले हैं, जल हैं, ये वाला बता रहे हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ गए होंगे तो इसको मिटा देंगे कि रिपीट करेंगे। रिपीट करके खुद देख लेना, ठीक है ना। इसको एक बार समझ लो फिर से। ये वायुमंडल से क्या लेता है पेड़ पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और पानी और जल और खनिज लवण कहाँ से लेते हैं, ये H2O पानी लिखे हैं, ये लेते हैं धरती से। और सूर्य का प्रकाश आता है किसके ऊपर, पत्ती के ऊपर। और पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है, ये पत्ती में है क्लोरोफिल। हाँ, और ये भोजन बना लिया क्या, मंड में, स्टार्च में, और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर कर दिया। गमले की मिट्टी अथवा 2 कटोरियाँ लेकर उसमें भीगा कपड़ा रखकर कुछ सेम, चना व मक्के के बीज को डालिए। मतलब भीगा कपड़ा ले लो, उसमें मक्का डाल दो, चना या किसी का भी बीज डाल दो। मक्का, चना या सेम का बीज उसमें डाल दें। उसमें देखना कि प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। मतलब आपको देखिए, यह भी ध्यान रखें कि बीजों का अंकुरण के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है या नहीं। मतलब बीज का सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं है। भीगे चने एवं सेम के बीज का विकास, देखो ये देखो, ये चना वाला है, ये सेम का बीज है, ठीक है ना। ये चना वाला है, दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे देखना कि चना वाला भाग जो है धीरे धीरे इस तरह नीचे जड़ बढ़ते जा रहे हैं, और ये छोटा छोटा है बढ़ रहा है, फिर थोड़ा बढ़ गया और फिर ये बड़ा हो जाता है। इस तरह चना हो जाता है, धीरे धीरे पत्ती बनने लगता है चना में। ये किसका है, चना का है, ठीक है ना। बीज में नन्हा पौधा बनने तक प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए तथा उसके चित्र की अपनी पुस्तक में बनाइए। और प्रतिदिन अवलोकन करो कि कितना चना का पौधा बढ़ रहा है और अपना पुस्तक में लिखो, ठीक है ना। मक्का का बीज का विकास, देखो ये मक्का का बीज है। इसमें अपने जड़ों की वृद्धि तो देख लिया। आइए अब देखते हैं कि इसकी जड़ें की संरचना एक जैसी ही होती हैं या इसमें अंतर होती हैं। नहीं, इसमें अंतर होती है। हम देखते हैं कि मक्का के बीज में मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है। मूलांकुर क्या होता है, मतलब जितना मक्का बढ़ेगा ना, मक्का जितना बढ़ेगा, मतलब ये मक्का है, मक्का है,
हालांकि मक्का में इतना पत्ती नहीं होते हैं, इतना इस तरह पत्ती, ये जड़ नीचे है मक्का का। तो इसका क्या है कि मक्का के बीजों के मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। ऐसी जड़ें झगड़ा जड़, रेशेदार जड़ कहते हैं। देखो होता क्या है कि जब ये मक्का बढ़ते चले जाते हैं ना, तो ये जो जड़ है ना, ये एक दो जड़ थे, जितना बढ़ गया उतना इसी से जड़ से और भी निकलने लगता है, जड़ और भी जड़ निकलने लगता है। इसी को बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर मतलब ये बढ़ गए हैं तो मूलांकुर किस में बदल जाएंगे, तो जो है झगड़ा जड़ में बदल जाएंगे। रेशेदार जड़ को ही क्या बोलते हैं, झगड़ा जड़। झगड़ा का झगड़ा जड़, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको FIBROUS, फाइबर्स रूट। मक्का के जड़ को, मक्का में देखना नीचे बहुत सारे जड़ निकल जाते हैं, जो जैसे जैसे बढ़े मूलांकुर रुक जाते हैं, और वो जो है रेशेदार जड़, जिसे झगड़ा जड़ भी बोलते हैं, फाइबर्स रूट बोलते हैं, वो नीचे बहुत सारे, एक ही जड़ में बहुत सारे जड़ हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं झगड़ा जड़। झगड़ा जड़ किसको बोलते हैं, इसको, और जिसमें एक ही लंबे तरह के जड़ निकल जाते हैं, जो लंबा जड़ होता है उसको बोलते हैं मुसला जड़। दुर्गु का सौ लम्बा आ का मुसला जड़, जो लंबाई नीचे इस जड़ का हो जाता है उसको बोलते हैं मुसला जड़, और जिसकी लंबाई नहीं होते हैं, वो बहुत सा एक ही जगह हो जाता है, उसको बोलते हैं झगड़ा जड़। जड़ के कुछ कार्य होते हैं। अच्छा, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे होंगे। खुला मैदान में जाना, वहाँ पे देखना बहुत सा खरपतवार उगते हैं। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका अवलोकन कीजिए। मतलब कुछ खरपतवार को फील्ड पे जाओ और देखना उसमें बहुत से खरपतवार हैं, उसको निकालो, उसका जड़ को देखो। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियां, शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध होता है। समानांतर शिरा विन्यास वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जिसकी जालिका विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास वाला पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, मतलब जिसकी जो पौधा समानांतर शिरा विन्यास है, जैसे घास वाला बताए थे, घास कैसे थे, तो समानांतर है। जैसे घास का पौधा जो है, पौधा का जो है, इसका शिरा विन्यास कैसे है, इसका शिरा विन्यास जो है ना, वो समानांतर है। समानांतर का मतलब कैसे बताए थे, कि जिसमें समान अंतर हो। जैसे हम घास का चित्र बनाते हैं, घास लंबी होती है ना, इस तरह मान लो घास है, तो ये एक सिरा है, तो एक और सिरा है, मतलब जितना इस सिरा से इस सिरा की दूरी अगर 2 है, इसकी भी दूरी 2 है, हाँ, उसी को बोलते हैं समानांतर, मतलब कोई अंतर नहीं है। अगर इसके पास भी 1 मीटर की दूरी है, तो इसके पास भी 1 मीटर है। अगर इसके पास 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसके बाद भी 1 सेंटीमीटर की दूरी है। हालांकि सिरा की दूरी तो सेंटी में मापेंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे, तो ये सिरा, समानांतर सिरा विन्यास होते हैं, उसकी जड़ें कैसे होते हैं, उसकी जड़ें होते हैं रेशेदार जड़ें होती हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे कि किसकी जड़ें रेशेदार होते हैं, तो जिसकी समानांतर सिरा विन्यास होंगे उसकी जड़ें रेशेदार होगी। जैसे हम लोग पढ़े थे घास, समानांतर सिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, और जालिका विन्यास वाले पौधे की जड़ें
हाँ मूसला जड़ होते हैं। और जिसका जालिका सिरा विन्यास है, जैसे ये कि ये जालिका, अच्छा ये ठीक है, जैसे जिसका जालिका सिरा विन्यास होता है, जाली की तरह होते हैं, जिसकी जालिका जालिका सिरा विन्यास होते हैं, सिरा विन्यास होते हैं, जालिका सिरा विन्यास होते हैं, वो कौन सा है, मूसला जड़ होता है उसमें। जालिका मतलब जिसके नीचे नीचे ज़्यादा जा रहे हैं, लंबाई इसकी जा रहा है नीचे, उसको जोड़कर जालिका, ठीक है ना। जड़ के कार्य, जड़ पौधों को मिट्टी में स्थिर रखते हैं। जड़ क्या करते हैं, पौधों को मिट्टी में स्थिर रखते हैं। भोजन का भी संचय करते हैं। संचय का मतलब समझते हो, संचय, समन सुवार चौ या संचय। जड़ क्या करता है, भोजन को संचय करके रखता है, मतलब उसको जमा करना ही संचय बोलते हैं। जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलगम आदि। गाजर, मूली, शकरकंद, सलगम आदि। गाजर, मूली, शकरकंद और सलगम। तो गाजर क्या हो जाएगा, गाजर कैसा जड़ हो जाएगा, गाजर, गाजर देखना लंबाई होता है तो हो जाएगा जालिका सिरा विन्यास, गाजर हो जाएगा। मूली भी तो इसी में आ जाएगा ना, मूली। और शकरकंद किस में आ जाएगा, शकरकंद और सलगम आ जाएगा इसमें, सेरा विन्यास में। देखना शकरकंद का जैसे आलू होता है ना, आलू का भी, आलू देखना कि जो है बहुत से जड़ होते हैं, उसमें ही आलू निकलते हैं, तो जालिका नहीं कहाँ होता है, वो हो जाएगा शकरकंद और ये सलगम। और गाजर और मूली किस में आ जाएगा, इसमें गाजर, गुमा का जड़ और गाजर इसमें आ जाएगा, मूली, मूली इसमें आ जाएगा। और इसमें समान शिरा विन्यास, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, रेशेदार में इसमें आ जाएगा शकरकंद, शकरकंद आ जाएगा, लिख लेना शकरकंद आ जाएगा इसमें, शकरकंद। इसको मिटा दें। पुष्प, पशु का स्वपसंयुक्त पुष्प, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। पुष्प का कार्य क्या होता है, पुष्प का कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना, इसका कार्य क्या होता है, पुष्प का कार्य फल का निर्माण करना, यही ना होता है। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं जानते हो, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ANTHROLOGY, एंथ्रोलॉजी, इसका अध्ययन को बोलते हैं। किसी भी चीज़ के विषय में पढ़ते हो ना, जानते हो, उसको बोलते हैं अध्ययन, इसके अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। देखो इसमें ए वाला में पुष्प नहीं है, बी वाला में पुष्प है, ए वाला में पुष्प नहीं, बी वाला में पुष्प है। इसको पढ़ते हैं फिर आपको हम समझाएंगे। बिना पुष्प वाला पौधा है और फूल वाला पौधा है। पुष्प के अंग भी होते हैं,
गेंदा फूल है, सूरजमुखी फूल है। ये वाला कौन सा है? ये वाला सूरजमुखी फूल है, ये वाला है गेंदा फूल। ये वाला सूरजमुखी फूल है, ये वाला गेंदा फूल है, ठीक है ना। पुष्प के अंग होते हैं, पुष्प के अंग, परसु का सपसुंज, पुष्प के अंग। पहला है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, बाह्य दल, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं SEPAL, स्पेल्स। बाह्य दल को बोलते हैं स्पेल्स। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं। इस तरह होता है और इस तरह, ठीक है ना। ये क्या है? ये हरा वाला भाग जो है ना, ये पुष्प का पहला जो इसको समेट के रखा होता है, इस तरह मोड़ के रखा होता है। पहले पुष्प को देखना, इस तरह मोड़ के रखा होता है, बाद में धीरे धीरे निकलते हैं। तो ये इस तरह निकल जाते हैं, इस तरह। और यहाँ से इस तरह निकलते हैं, ये इस तरह, और इस तरह निकलते हैं, इस तरह निकलते हैं, इस तरह। जो ये हरा वाला भाग होता है, ये जो इसी ने क्या करता है, इसको ढक के रखता है, पुष्प को ढक के रखता है। इसी को बोलते हैं बाह्यदल, बाह्यदल, SEPAL, स्पल्स, SEPALS, स्पल्स बोलते हैं इसको, बाह्यदल को। बाह्यदल हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प की भीतरी अंगों को सुरक्षित करते हैं। जब यह कली की अवस्था में होती है, उसको सुरक्षा करते हैं। और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। मतलब जो भी भाग हरा है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। पंखुड़ी, पेटल्स, पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। पुष्प का रंगीन भाग, यहाँ पे देखना, इस तरह ये रंगीन होती हैं। ये रंगीन भाग क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पंखुड़ी। पमन सुवार खरसू का और दीर्घी का, पंखुड़ी। अंग्रेजी में पेटल, PETALS, पेटल्स। पुष्प का जो रंगीन वाला भाग है, उसको बोलते हैं पंखुड़ी। देखो एक पुष्प है, हम आपको दिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल पुष्प है। ये जो पुष्प का रंगीन वाला भाग दिख रखे हैं, इसी को बोलते हैं पंखुड़ी, पेटल्स। और ये जो हरे वाला भाग दे रखा है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम। जो मानव ने बनाता है ना, उसको बोलते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। जो खुद बनता है उसको बोलते हैं प्रकृति, नेचुरल। ये हरा वाला भाग क्या है? तो हरा वाला भाग है बाह्यदल। ये लाल वाला भाग क्या है? ये पंखुड़ी, इसको अंग्रेजी में पेटल्स बोलेंगे। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। यह पराग के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। परागगण, परागगण के लिए क्या करते हैं? ये कीटों को आकर्षित करते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करते हैं। किसको? कीटों को। किसके लिए? परागगण के लिए। देखो परागगण क्या होता है? पॉलिनेशन को बोलते हैं परागगण। कोई भी चीज का जन्म जो होता है ना, वो किससे होता है? परागगण से होते हैं। इसमें हुई होता है परागगण। आगे पढ़ेंगे ये सब चीज को। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के पंखुड़ी व की संख्या और रंग अलग अलग होते हैं। मतलब उसके रंग अलग अलग होते हैं। किसके? परागकण के। बाह्य दल पुंज, दल पुंज क्या? एक्सिल। अच्छा, यह बाह्य दल जो लिखे हैं ना, बाह्य दल पुंज को भी बोलते हैं इसको, बाह्य दल पुंज भी बोलते हैं इसको, एक्जिल। बाह्य दल को, तो इसमें तो कुछ और लिखे हैं।
अपने परिवेश में विभिन्न पुष्पों के विभिन्न चित्र पंखुड़ियों में रंग भरिए। ये जो निकाले हैं, ये वाला दो इधर से दो इधर से, ये होता है मेल वाला भाग। पुष्प में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल किसको कहते हैं और फीमेल किसको कहते हैं? मेल, मेल, फीमेल। मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला। पुरुष को क्या बोलते हैं? पुरुष को पुरुष भी बोलते हैं, फीमेल को स्त्री बोलते हैं, स्त्री भी बोलते हैं, और पुरुष को पुरुष ही बोलेंगे, है ना। तो ये जो निकला है ना, ये क्या है? ये पुरुष वाला भाग है। अब हम लोग एक एक करके इधर पढ़ेंगे। इसको बाहर निकाल, इस वाला भाग को अब बाहर निकाल के पढ़ाएंगे। जैसे इस तरह करके बनाए हैं, और यहाँ पे इस तरह है, इस तरह छोटा मत बनाओ, इस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये है ना। इसको बोलते हैं तंतु, तंतु, तंतु। और ये पूरा को क्या बोलेंगे? पुंकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर किसको बोलते हैं? तो पुरुष वाला भाग को बोलते हैं पुंकेसर। पुरुष वाला भाग को पुंकेसर या पोमांग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, ANDRO, एंड्रोइशियम, ACIUM, एंड्रोशियम। अंग्रेजी पे याद रखना है और हिंदी भी याद रखना है। नाम को याद रखना है, तभी तो पढ़ पाओगे, जानोगे। हाँ, ये दिखाई दे रहे हैं, ये है। ये वाला भाग जो है, इसमें क्या होता है? ये है परागकोश, परागकोश, परागकोश। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एंथर, ANTHER, एंथर बोलते हैं अंग्रेजी में। परागकोश को अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं। पुष्प के भीतरी धागे जैसी रचना को पुंकेसर कहते हैं। मतलब ये है ना, धागे जैसी रचना है ना, यहाँ से निकाले हैं इसको, यहाँ पे ये धागे जैसी रचना है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं अंग्रेजी में। अति पुंकेसर को, इसको पुमांग भी बोलते हैं अंग्रेजी में। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम याद रख लो, ANDRO, ECIUM, एंड्रोशियम। और हिंदी में महिला को बोलेंगे गायनोशियम, महिला वाला को बोलेंगे गायनोशियम, GYN, बस इतना रख लेंगे, उसके बाद सियम, महिला को गायनोशियम बोलेंगे। ठीक है ना। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। ये देखो फूला हुआ है ना, ये कैसा है? फूला हुआ है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं, जो फूला हुआ है। इसमें परागगण पॉलिन ग्रीन होता है, और इसी में जो दाना दाना ताकरा बन जाता है, तो उसी में क्या होता है? परागकण, परागकण, POLLEN, पॉलिन ग्रीन, GRAINS, पॉलिन ग्रीन इसी में होता है। ठीक ना। परागकोश के नीचे वाला भाग तंतु कहलाते हैं। ये नीचे वाला भाग क्या होता है? तंतु, अंग्रेजी में फिलामेंट, FILA, FILAMENT, फिलामेंट। नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें जो दाने ने की इस तरह होता है, इसको बोलते हैं परागकण। मतलब परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होते हैं। और सबसे नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं? तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। और पूरे भाग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे।
फिर से सुनो, इसको कई बार रिपीट कर रहे हैं। ये बनाए, इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? तो पुंकेसर बोलेंगे। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? पुंकेसर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पुमांग भी, पुमांग। अंग्रेजी में ANDROECIAUM, एंड्रोशियम। और नीचे जो होता है, नीचे बोलेंगे उसको तंतु, तमनसुवार तहसु का तंतु। अंग्रेजी में FILA, फिला, MENT, फिलामेंट। और ये वाला भाग जो है, जो फूला हुआ भाग है, इसको बोलेंगे परागकोश। अंग्रेजी में एंथर, ANTHER, एंथर। और जो इसके अंदर होता है वो होता है परागकण, पॉलन, POLLEN, पॉलन, GRAIN, पॉलन ग्रीन। समझ में आ गया इतना बात? परागकण, परागकण जो है, यही वाला भाग जाता है मादा वाला में, यही वाला भाग इसी से जाते हैं मादा वाला में, परागकण ही जाते हैं। तो वहां पे होता है निषेचन। निषेचन आगे पढ़ेंगे, अगली कक्षा में है पाठ है वो, निषेचन कैसे होता है, किसको कहते हैं, ठीक है ना। इतना देख लिए। ये वाला बता देते ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे पढ़ेंगे स्त्री केसर। देखो सब में आएगा केसर, अब पढ़ेंगे स्त्री केसर। और स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर को बोलते हैं जयांग, यमा का अनुस्वार का जयांग। अंग्रेजी में गाइनोसियम, GYNA, GAINOSIAUM, गाइनोसियम। हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर, और जयांग भी बोलेंगे, स्त्री केसर को ही जयांग बोलते हैं। अंग्रेजी में गाइनोसियम। स्त्री केसर को जयांग बोलते हैं या गाइनोसियम बोलते हैं। ये एक बनाते हैं स्त्री केसर इस तरह करके, और इसका नीचे वाला भाग जो होता है, नीचे वाला भाग जो होता है इस तरह करके, और अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, इस तरह होता है, ये है। कुछ बन गया इस तरह, ये इस तरह होता है। ऊपरी वाला भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। ऊपरी वाला भाग को वर्तिका रेफ का ग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और बीच वाला भाग को बोलते हैं वर्तिका, का रेफ का वर्तिका। और नीचे वाला भाग को बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, अनुस्वार डमाका स्व या अंडाशय। ये किसका है? ये मादा है, मादा वाला है। मादा को ही क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। स्त्री को क्या बोलेंगे? मादा ना बोलेंगे, स्त्री को मादा भी बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। इसको बोलेंगे स्टाइले, STYLE, स्टाइले। इसको बोलेंगे ओबरी, OBARY, ओबरी। ये कंफ्यूजिंग होता है कि वर्तिकाग और वर्तिकाग्र किसको बोलेंगे। वर्तिका बीच वाला को वर्तिका बोलेंगे अंग्रेजी में स्टाइले, और सबसे ऊपरी वाला भाग को वर्तिकाग्र बोलेंगे स्टिग्मा, और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? इसको अंडाशय बोलेंगे, ओबरी बोलेंगे, ठीक है ना। पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर, यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। स्त्री केसर पुष्प के मध्य में स्थित होता है। कहीं भी फूल को देखे होगे, जैसे ये फूल है ना, जैसे ये फूल है, इसके अंदर ही तो स्त्री केसर होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। नीचे का भाग फुला हुआ
अंडाशय ओवरी कहलाते हैं। अंडाशय में लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिकाग्र स्टाइले कहलाते हैं। वर्तिका के अग्रभाग में फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र कहते हैं। यही चीज कह रहे हैं, इसके ऊपर वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए, हाँ, इसको काट के बताया गया है, इसको कैसे जानेंगे अध्ययन के लिए। अंडाशय को काट कर सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डालिए। अर्ध आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देगी, यह बीजांड है। इस चित्र में देखो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो छोटी छोटी दिखाई देते हैं ना अंडाशय के अंदर, इसको बीजांड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई पड़ते हैं ना, इसमें लिख लेना, छोटी छोटी संरचनाएं देते हैं जो बीज की तरह होते हैं। ये छोटी छोटी होती हैं बीजांड, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उसी को बीजांड बोलते हैं। ठीक है ना। क्या सभी फूलों में सभी भाग पाए जाते हैं? क्या किसी फूल में इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं? वास्तव में सभी फूलों की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आप अगली कक्षा में इसके संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब 7वीं कक्षा में। पौधों की देखभाल हेतु जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पौधों को फैलाइए और जागरूकता कीजिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं। बस इतनी ही थी। हमने क्या क्या सीखा वो देख लेंगे। पौधा का वर्गीकरण देखें, ऊंचाई, तना और शाखा के आधार पर, जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष को देखे थे। फिर क्या सीखे? तना पर पत्तियां, पुष्प, फल होते हैं, ये भी देखे। तना पर पत्ती होते, फूल होते हैं, ये भी देखे। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और पर्णफलक होते हैं, मतलब पर्णवृत्त और पर्णफलक सामान्यतः सभी पत्तियों में होते हैं। पर्णफलक क्या होता है कि समतल भाग को पर्णफलक बोलते थे, जो समतल भाग होते हैं ना उसको पर्णफलक। और पर्णवृत्त क्या होते थे? तो समतल भाग और समतल भाग और पर्णाधार के बीच को क्या बोलते थे? पर्णवृत्त बोलते थे। फिर समझ लो कि ये बोला था, ये क्या है? तना है, और तना से यहाँ से इस तरह करके निकले हुए होते हैं, तब जा करके एक पत्ती बनती है, इस तरह करके पत्ती बनते हैं। तो ये जो समतल भाग है, ये समतल भाग है, इसको पर्णफलक बोलते थे और इसको पर्णाधार बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ वाला भाग को पर्णवृत्त बोलते थे। ठीक है ना। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। पत्तियां क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं एवं वायुमंडल में ऑक्सीजन विमुख कर देती हैं, ये भी देख लिए थे। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी से जकड़े रखने की, जड़ जो है क्या करते हैं? पौधों मिट्टी को जकड़े रखते हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसलाधार जड़ें और रेशेदार जड़ें। मूसलाधार जड़ें और रेशेदार में अंतर बताए थे। रेशेदार जड़ें क्या होता है? रेशेदार जड़ें जिसका सिरा विन्यास समानांतर होती हैं, वो रेशेदार जड़ें होती हैं। जैसे घास उसका है समानांतर होते हैं। जैसे मूली का देखे थे, मूली का क्या रेशा, मूली का नीचे ज्यादा होता है ना जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों पौधों की जड़ मूसलाधार होती है, जबकि समानांतर सिरा वाले जड़ जो है रेशेदार होते हैं। रेशेदार मतलब क्या? बहुत सा जड़ में ही जड़ निकल जाते, जैसे आलू का, शकरकंद का, अदरक का भी होता है। नहीं, अदरक का नहीं होता, अदरक का भी होता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यदल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय होते हैं, पढ़ चुके हैं। कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करते हैं, जैसे गाजर भोजन का संग्रह करते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि वृक्ष कौन सा है?
पुटूस, पालक, धान और सखुआ। तो इसमें वृक्ष कौन सा आ जाएगा? पुटूस झाड़ी है, पालक साग है, धान झाड़ी है और सखुआ वृक्ष है। पौधा का कौन सा भाग नहीं है? पुष्प, पत्ती, तना या झाड़ी। तो क्या झाड़ी पौधा में होता है? नहीं है, बाकी तो होता है। तना का मुख्य कार्य नहीं है। जल का परिवहन तना कर सकता है, शाखाओं का निर्माण तना कर सकता है, फूलों एवं फलों को संभालना तना कर सकता है। क्या तना प्रकाश संश्लेषण करेगी? प्रकाश संश्लेषण तना नहीं करेगी, ठीक है ना। जड़ मदद करते हैं जल के अवशोषण में भी जड़ मदद करते हैं, मिट्टी को जकड़े रखने में भी करते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण भी करते हैं, सभी काम करते हैं। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाते हैं? पुष्प का मादा भाग तो स्त्री केसर और पुरुष को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। बाकी क्वेश्चन आप बनाना खुद, ठीक है ना, और अभ्यास करना घर में। बोलेगा तो क्वेश्चन करा देंगे। टाइम देख लेते हैं।